हेलो एवरीवन, मैं दीक्षा। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल में। नवंबर 2024 की मंथली मैगजीन को कंप्लीट किया जा रहा है, जो कि विजन आइज की है। इसके अंतर्गत बात की जाए तो अभी तक हमारे 5 मेजर टॉपिक कंप्लीट हो गए हैं, जिसमें पहला मेजर टॉपिक था भारतीय राज्य व्यवस्था एवं शासन, दूसरा अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का, तीसरा आपका अर्थव्यवस्था का, चौथा आपका आता है सिक्योरिटी से रिलेटेड टॉपिक था, फिफ्थ आपका एनवायरमेंट का, और सिक्स आपका जो आज कंप्लीट किया जाएगा वो सोशल इशू का होगा। सोशल इशू यानी कि सामाजिक मुद्दे का होगा। इसके अंतर्गत इसके टॉपिक देख लेते हैं, जैसे कि वर्क फ्रॉम होम के बारे में जानेंगे, वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन योजना के बारे में कुछ संक्षिप्त सुर्खियां हैं, जैसे केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पीएम विद्या लक्ष्मी योजना को मंजूरी दी है, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण या पोस्को अधिनियम 2012 के बारे में, भारत में पोलियो उन्मूलन के जो 10 वर्ष पूरे हुए हैं उसके बारे में, और बच्चों में न्यूनतम आहार विविधता की कमी देखी गई है इसके बारे में। यूनेस्को ने ग्लोबल एजुकेशन मॉनिटरिंग रिपोर्ट जारी की हुई है 2024 की, तो इसके अंतर्गत आता है। तो ये हमारे सामाजिक मुद्दे हैं, इसके अंतर्गत हम एक एक टॉपिक को कवर करेंगे। तो सामाजिक मुद्दे में आते हैं सबसे पहले वर्क फ्रॉम होम की ओर, जो कि आपका ये जो अवधारणा के तौर पर देखा जाए तो ये खास तौर पर जब कोविड-19 आया हुआ था, तब उस टाइम पे काफी चर्चा में रहा था। उस टाइम पे जितने भी कार्य थे वह वर्क फ्रॉम होम के माध्यम से कराए जा रहे थे। बट प्रेजेंट में इसके माध्यम से क्या किया गया है, क्योंकि ये उस टाइम किया गया था और उस टाइम से अभी देखा जाए तो कई सारे जो स्टेट है वो अभी भी वर्क फ्रॉम होम में, और जो कंपनियां हैं अभी भी उनमें वर्क फ्रॉम होम वाला काम चल रहा है कि आप घर से काम कीजिए, और आपको उन कंपनियों को उस तरीके का जो सॉफ्टवेयर वाली कंपनियां हैं उनमें खास तौर पर ये काम देखने को मिलता है। और अभी भी ये प्रक्रिया चालू है, क्योंकि पहले एक बार हो चुका है, तो ये जब चाहे जब जिस तरीके की स्थिति होती है तो उस टाइम पे इसको लागू कर दिया जाता है। तो अभी प्रेजेंट में इससे रिलेटेड क्या इशू आया हुआ है इसके बारे में जान लेते हैं, कि हाल ही में सीआईआई और दिल्ली विश्वविद्यालय की फैकल्टी ऑफ मैनेजमेंट स्टडी ने वर्क फ्रॉम होम लाभ और लागत भारतीय संदर्भ में एक अन्वेषणात्मक अध्ययन शीर्षक से अपनी तरह का पहला अध्ययन प्रकाशित किया है। तो ये इसके अंतर्गत एक किसके द्वारा ये स्टडी की गई है, सीआईआई और दिल्ली विश्वविद्यालय के फैकल्टी ऑफ मैनेजमेंट स्टडी ने। किसके लिए? वर्क फ्रॉम होम लागत और लाभ भारतीय संदर्भ में एक अन्वेषणात्मक अध्ययन से एक रिपोर्ट प्रकाशित की हुई है। इस रिपोर्ट के मुख्य बिंदुओं पर नजर डाली जाए तो इसमें आता है कि वर्क फ्रॉम होम का जारी होना, ये 68% कंपनियों ने कोविड-19 महामारी के बाद भी वर्क फ्रॉम होम कार्य पद्धतियों को जारी रखा, यानी कि 68% कंपनियां अभी प्रेजेंट में ऐसी हैं जो कोविड-19 के बाद भी अभी इनमें वर्क फ्रॉम होम की पद्धति जारी है। कार्य का हाइब्रिड मॉडल होना, कि अध्ययन में शामिल की गई लगभग आधी कंपनियों ने हाइब्रिड पद्धतियों के कार्य को बढ़ावा दिया गया है, जिसका अर्थ है कि कर्मचारियों से सप्ताह में सीमित अवधि के लिए ऑफिस आने की अपेक्षा की जाती है। अल्पकालिक लाभ और दीर्घकालिक हानि देखने को मिलती है, जैसे कि अल्पकालिक लाभ वास्तविक लाभ के तौर पर देखा जाए तो कुछ नियोक्ता होते हैं और कर्मचारी दोनों में एक वर्क फ्रॉम होम से एक अल्पावधि में वास्तविक लाभ प्रदान किया जाता है, और दीर्घकालिक रूप में देखा जाए तो यह सामाजिक, भावनात्मक और मानव संसाधन पूंजी के निर्माण और सततता से संबंधित कुछ हानियों का कारण भी बन सकता है। तो इसके दीर्घकालिक और अल्पकालिक दोनों, जैसे दीर्घकालिक हानि के तौर पर है और अल्पकालिक लाभ इसके अंतर्गत देखे जाते हैं। रिमोट वर्किंग की प्रभावशीलता देखने को मिलती है, जैसे कि पारंपरिक कार्यशैली की तुलना में सहयोग पर आधारित कार्य संस्कृति, संवाद, टीम वर्क जैसे कौशल को विकसित करने में यह कम प्रभावी हो सकता है, तो इसके अंतर्गत आता है। अब आते हैं कार्य के बदलते स्वरूप की ओर, यानी कि वर्क फ्रॉम होम की शुरुआत कब होती है इसके बारे में। कि कोविड-19 महामारी जो हुई थी, उस टाइम पे महामारी के कारण आवाजाही पर लगाए गए प्रतिबंधों ने रिमोट वर्क की आवश्यकता को बढ़ावा दिया। प्रौद्योगिकी के विकास, जैसे कि व्यक्तिगत तौर पर उपयोग किए जाने वाले उपकरणों और डिजिटल प्रणालियों और डिजिटल कनेक्टिविटी में हुई प्रगति ने रिमोट वर्क की संभावनाओं को साकार करने की सहायता की, और कहीं से भी काम करने, जैसे कि डिजिटल कनेक्टिविटी और संबंधित अवसंरचना के विकास के कारण कई कामगार अपने गांव, ट्रेवल डेस्टिनेशन आदि जगहों से कार्य कर रहे हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर देख सकते हैं कि डिजिटल नोमेड्स यानी कि स्थान विशेष से स्वतंत्र जीवन शैली जैसी अवधारणाओं को बढ़ावा मिला हुआ है। वर्क फ्रॉम होम का समापन, जैसे कि महामारी के बाद कई नियोक्ताओं वैश्विक स्तर पर वर्क फ्रॉम होम व्यवस्थाओं को समाप्त कर रहे हैं। उदाहरण के तौर पर स्टारबक्स, गूगल, अमेजन जैसी कंपनियों ने रिटर्न टू ऑफिस शेड्यूल के साथ वर्क फ्रॉम होम को खत्म कर दिया है। तो ये कुछ कंपनियां हैं जिसके द्वारा इसको खत्म कर दिया है। इसके संदर्भ में घर के काम से काम करने के संदर्भ में मार्क जुकरबर्ग जो है फेसबुक के संस्थापक, उनके द्वारा कहा गया है कि घर पर काम करते समय लोग अपेक्षा से अधिक उत्पादक होते हैं, और लोगों का यह धारणा है कि घर से काम करने पर सब कुछ बिखर जाएगा, गलत साबित हुई है। तो इस तरीके से ये जो मार्क जुकरबर्ग है, इनके द्वारा ये स्टेटमेंट दिया गया है घर से काम करने यानी कि वर्क फ्रॉम होम के बारे में।
अब आता है कि वर्क फ्रॉम होम से क्या लाभ जुड़े हुए हैं इनके बारे में जानते हैं, क्योंकि ये ज्यादातर कर्मचारी और नियोक्ता के बीच में ही है। तो कर्मचारी को क्या लाभ है, जैसे कि कम लागत होना, कि आने जाने और कार्यस्थल पर किराए के आवास पर होने वाली खर्च में कमी आती है। बढ़ती कार्य उत्पादकता होती है, जैसे कि वर्क फ्रॉम होम आने जाने की परेशानी को समाप्त करता है और काम एवं आराम का अनुकूल समय निर्धारण संभव बनाता है। नियोक्ता और कॉर्पोरेट के बीच देखा जाए तो इसमें कम लागत होगी, कार्यालय के लिए किराए, कर्मचारी प्रतिपूर्ति पैकेज आदि में कमी आएगी। भर्ती में लचीलापन देखने को मिलेगा, जैसे कि भौगोलिक बाधाओं के समाप्त होने से नियोक्ताओं को दुनिया भर में सर्वश्रेष्ठ प्रतिभावान लोगों की भर्ती करने पर विकल्प मिलता है। कर्मचारियों की संख्या में वृद्धि देखने को मिलती है। स्टैनफोर्ड के एक अध्ययन में हाइब्रिड शेड्यूल के काम करने वाले कर्मचारियों की स्थिति में 33% की कमी आई हुई है। मैक्रो एनवायरनमेंट के बारे में, जैसे कि संधारणीय कार्य पद्धतियां की परिवहन और विद्युत के उपयोग में कमी से कार्बन फुटप्रिंट में कमी आती है। साथ ही इससे संगठनों को और उनके पर्यावरण, सामाजिक और गवर्नेंस संबंधी लक्ष्यों को प्राप्त करने में सहायता मिलती है। पारिवारिक संबंधों के अंतर्गत देखा जाए तो कार्य और पारिवारिक जीवन के बीच संतुलन एक देखा जाता है, कि वर्क फ्रॉम होम के तहत ऑफिस के टाइम शेड्यूल पर ऑफिस जाकर कार्य करने की बाध्यता नहीं होती और इसे घर पर रहते हुए दिन में कभी भी पूरा किया जा सकता है। जैसे उदाहरण के तौर पर नवजात शिशु वाले माता पिता के लिए वर्क फ्रॉम होम एक अच्छा विकल्प होता है। काम के तनाव को कम करना, कि परिवार के साथ अधिक समय बिताने से काम संबंधी तनाव को प्रतिबंधित प्रबंधित करने में आसानी होती है। महिलाएं जो है वह कर्तव्यों का निर्वहन करती है, कि वर्क फ्रॉम होम का लचीलापन महिलाओं, बच्चों की देखभाल, माता पिता की देखभाल जैसे व्यक्तिगत कर्तव्यों पर बेहतर ढंग से प्रबंधन करने में सहायता करती है। तो इस तरीके से वर्क फ्रॉम होम के प्रमुख लाभ है। अब आते हैं कि वर्क फ्रॉम होम जैसे किया जाता है तो उसके अंतर्गत किस तरीके की चुनौतियां उत्पन्न होती है, क्योंकि जो भी कार्य है उसकी चुनौतियां भी होती है, उसके महत्व भी होते हैं और उसके प्रॉफिट एंड लॉस भी होते हैं। तो चुनौतियाँ क्या है? चुनौतियाँ जैसे कि घर पर कार्यालय जैसा परिवेश निर्मित होना। ये इस तरीके से कि अगर घर पर उस तरीके का परिवेश नहीं है तो उसमें कार्य करने में बाधा आती है, कि वर्क फ्रॉम होम के कारण घर में ही ऑफिस जैसा माहौल बन जाता है। इसे घर में ही ऑफिस के रूप में ले लेता है और घर के कार्य और ऑफिस के कार्य के बीच समय निर्धारण करना मुश्किल हो जाता है। तनाव तो बढ़ता ही, कार्य क्षमता और गुणवत्ता में भी कमी आती है। तो जैसे कोविड-19 के दौरान पता चला था कि वर्क फ्रॉम होम की जो जीवन शैली है कई प्रमुख नकारात्मक रूप से प्रभावित हुई, जिससे दैनिक शारीरिक गतिविधि में 33% की कमी आई हुई है। कार्यस्थल पर कमी देखी गई है, कि घर पर फोकस तरीके से काम करने के लिए अलग तरीके से जगह ना होने पर काम का असर पड़ता है और को वर्किंग स्पेस में काम करने संबंधी लागत बढ़ती है। विश्राम और अवकाश की कमी देखी जाती है, कि वर्क फ्रॉम होम हर समय काम करने का एक अस्वास्थ्यकर चक्र बना सकता है और यह 24/7 उपलब्ध रहने का दबाव बना रहता है और यह ऐसा महसूस करा सकता है कि आपको लगातार काम करने की जरूरत हो। अब आते हैं नियोक्ताओं के समक्ष उत्पन्न चुनौतियों के बारे में, जैसे कि संगठन के भीतर संचार, कि सहकर्मियों के बीच अच्छे संबंध, टीम वर्क और सामूहिक समस्या समाधान के लिए महत्वपूर्ण है। वर्चुअल इंटरेक्शन टीम बॉन्डिंग कार्य संस्कृति और संगठन की सफलता पर प्रभाव डालता है। प्रबंधन संबंधी पद्धतियां देखने को मिलती है, जब कर्मचारी साइट या कार्यस्थल पर काम नहीं कहीं कर रहे होते हैं तो उनका प्रशिक्षण, मार्गदर्शन तथा नवाचार प्रभावित होता है। उदाहरण के तौर पर उपस्थिति की निगरानी जैसी पारंपरिक पर्यवेक्षण विधियां कम प्रभावी हो जाती हैं, इसके अंतर्गत आता है। अब आते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक की ओर। इसी के अंतर्गत कुछ और टॉपिक, मतलब कि इसी के अंतर्गत नियोक्ताओं संबंधी ये चुनौतियों देखा। अब देखते हैं हम इसके पारिवारिक रिश्तों के समक्ष क्या चुनौतियां उत्पन्न होती है। इन्हीं वर्क फ्रॉम ऑन होम के संदर्भ में एलन मस्क जो है उनके द्वारा कहा गया है कि घर से काम करने वाले वास्तविकता से दूर रहते हैं। तो ये इनके द्वारा वर्क फ्रॉम होम के बारे में स्टेटमेंट दिया गया है। इसके पहले का जो स्टेटमेंट है वो फेसबुक के जो संस्थापक है मार्क जुकरबर्ग के बाद द्वारा दिया गया। तो ये एलन मस्क जो है उनके द्वारा दिया गया ये स्टेटमेंट है। और ये स्टेटमेंट आप अगर उसमें जब अपना आंसर राइटिंग करते हैं तो उसमें लिख लेते हैं तो वो काफ़ी बेहतर होता है। उसमें का आपके एग्ज़ाम मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से वो मतलब कि उस एग्ज़ाम का जो इफ़ेक्टिवनेस थोड़ा ज़्यादा बढ़ जाती है। पारिवारिक रिश्तों के समक्ष उत्पन्न चुनौतियों के बारे में, जैसे कि पारिवारिक तनाव का होना। ये तनावपूर्ण कार्य परिवेश तनावपूर्ण पारिवारिक संबंधों के भीतर गंभीर तनाव स्थिति उत्पन्न होती है। लंबे समय तक घर के अंदर रहने, पारिवारिक संबंधों में तनाव पैदा करने और उदाहरण के लिए कोविड महामारी के दौरान घरेलू हिंसा के मामले में वृद्धि दर्ज की गई है। पारिवारिक जिम्मेदारियां देखने को मिली है, मानसिक स्वास्थ्य की स्थिति भी पैदा हुई है, जैसे कि काम संबंधी खराब दिन के कारण बच्चे पर जल्दी गुस्सा होना।
अब आता है महिलाओं के समक्ष उत्पन्न चुनौतियां, जैसे कि व्यवसायिक सफलता में बाधा होना, कि रिमोट वर्क करने वाली महिलाएं अपने पुरुष समकक्षों की तुलना में कम आय अर्जित कर पाती है। साथ ही अपना अधिकांश समय कार्यालय में बिताने वाले पुरुषों की तुलना में महिलाएं किसी प्रोजेक्ट या महत्वपूर्ण कार्य का श्रेय नहीं ले पाती। दोहरा बोझ देखने को मिलता है, जिसमें काम और पारंपरिक लैंगिक भूमिकाओं को दोहरे बोझ का सामना करना पड़ता है। वित्तीय सत्तात्मक विचारों को मजबूती मिलती है, जैसे कि लोचशील कामकाजी व्यवस्था संबंधी विकल्पों का चयन करने वाली महिलाओं को पुरुषों की तुलना में ज्यादा समस्याओं का सामना करना पड़ता है। जैसे काम से ज्यादा परिवार को प्राथमिकता दे, इस तरीके की उम्मीदें उनसे की जाती हैं। आगे की राय में देखा जाए तो इसमें कार्य व्यवस्था में सुधार होना, कि कार्य के जब बढ़ते बदलते स्वरूप के कारण प्रबंधन पद्धतियां, प्रणालियों, धारणाओं में परिवर्तन की आवश्यकता है, जैसे कि उदाहरण के तौर पर प्रदर्शन निगरानी तक। दूसरा आता है हाइब्रिड इकोसिस्टम, नीतिगत विचार और संरचना संबंधी विकास इसके अंतर्गत देखने को मिलते हैं। अब नेक्स्ट आते हैं वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन योजना के बारे में, कि हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन योजना को मंजूरी दी है। इस योजना का जो उद्देश्य है, सभी सार्वजनिक संस्थानों की वैज्ञानिक पत्रिकाओं या जर्नल्स तक समान पहुंच प्रदान करना है। चलिए तो जान लेते हैं वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन योजना के बारे में, जिसका उद्देश्य विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग, गणित तथा सामाजिक विज्ञान के क्षेत्र में प्रकाशित ई जर्नल एवं डेटाबेस सब्सक्रिप्शन के लिए राष्ट्रीय लाइसेंस प्रदान करना है। इसकी मुख्य विशेषताएं आती हैं, जैसे कि डिजिटल पहुंच होना, कि वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन को एक्सेस करने का प्रबंधन इंफॉर्मेशन एंड लाइब्रेरी नेटवर्क के द्वारा किया जाता है। यह विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का एक स्वायत्त अंतर विश्वविद्यालय केंद्र होता है, और यह सभी संस्थानों के लिए पूर्ण डिजिटल प्रक्रिया प्रदान करता है। निगरानी के बारे में, किया अनुसंधान नेशनल अनुसंधान फाउंडेशन समय समय पर वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन पर उपयोग करके भारतीय खेलेखों द्वारा प्रकाशित आलेखों की समीक्षा करता है। अंतर्राष्ट्रीय जर्नल्स रहते हैं, जिसमें देखा जाए तो इसमें 30 प्रमुख प्रकाशकों के 13,000 जर्नल्स भी इसमें शामिल है। वित्तीय आवंटन देखने को मिलता है कि इस योजना में 2025-27 तक में 6,000 करोड़ का आवंटित किया जाता है। कार्यान्वयन की रणनीति देखने को मिलती है, जैसे उच्चतर शिक्षा विभाग में एक एकीकृत पोर्टल प्रदान करेगा, सूचना शिक्षा संचार अभियान के माध्यम से जागरूकता बढ़ाने का कार्य करेगा, इसके अंतर्गत आता है। अब आते हैं वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन योजना की आखिर आवश्यकता क्यों है, इसके बारे में, कि सार्वजनिक निधियों से लाभ होता है, कि अकादमिक प्रकाशन में अत्यधिक लाभदायक उद्योग है, जो 19 बिलियन अमेरिकी डॉलर का राजस्व उत्पन्न करता है। इससे मुनाफे का मार्जिन 40% तक होता है। शोषणकारी प्रशासन का सामना करना होता है, पहुंच संबंधी बाधाओं को दूर करना होता है, जैसे उदाहरण के तौर पर नेचर कम्युनिकेशन प्रतिशोध $6,790 का शुल्क देता है। प्रकाशकों के इस पक्ष में समझौता देखने को मिलता है, और वित्तीय बोझ कम होता है। वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन से जुड़ी कुछ समस्याएं, जैसे कि ओपन एक्सेस की ओर रुझान होना, कि 50% से अधिक शोध सामग्री अब निःशुल्क उपलब्ध हो, जिसके कारण वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन अप्रासंगिक हो गया है। उदाहरण के तौर पर अमेरिका को 2026 तक सभी सार्वजनिक रूप से वित्त पोषित स्रोतों को निःशुल्क उपलब्ध कराने की आवश्यकता है, और इसके कारण 2025 के बाद वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन के भविष्य को लेकर संदेह पैदा होता है। राष्ट्रव्यापी सब्सक्रिप्शन की सीमाएं इसके अंतर्गत देखने को मिलती हैं। वाणिज्यिक प्रकाशकों का प्रभुत्व देखने को मिलता है, कॉपीराइट संबंधी मुद्दे होते हैं, जैसे उदाहरण के तौर पर टेलर एंड फ्रांसिस ने माइक्रोसॉफ्ट को अपने जनरल का एआई प्रशिक्षण के लिए उपयोग करने की अनुमति दी हुई थी। इससे लेखक अपने कॉपीराइट से वंचित हो गए, और इससे माइक्रोसॉफ्ट ने अपनी अनुमति की आवश्यकता नहीं दी। डिजिटल कंटेंट संरक्षण देखा गया, अन्य समस्याएं इसके अंतर्गत देखी गई। अब आते हैं वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन योजना के इम्पोर्टेंस के बारे में, कि राष्ट्रीय लक्ष्यों के साथ तालमेल का होना, कि यह योजना विकसित भारत में @2047 राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 और एएनआरएफ का समर्थन करती है। अंतर विषयक अनुसंधान देखने को मिलता है, जिसमें टीयर 2 और टीयर 3 में शहरों सहित सभी शहरों में विविध पत्रिकाओं को प्रस्तुत करके मूल और अंतर विषयक अनुसंधान को बढ़ावा देगी। लागत क्षमता देखने को मिलेगी, जिससे वित्तीय बोझ कम होगा, और देश भर में संस्थानों के लिए सुगमतापूर्ण पहुंच सुनिश्चित होगी। सामूहिक सौदेबाजी शक्ति होती है, जिसमें संसाधनों का बेहतर पहुंच सुनिश्चित करने के लिए 6300 से अधिक संसाधनों का लाभ उठाया जाएगा, जो अनुसंधान वित्त पोषण के ठहराव को देखते हुए महत्वपूर्ण है। अनुसंधान उत्पादकता देखने को मिलती है, कि भारत को वैज्ञानिक अनुसंधान में चीन और दक्षिण कोरिया के स्तर तक लाई जाएगी, तथा देश के वैज्ञानिक उत्पादन में उल्लेखनीय वृद्धि करेगी। आगे की राय में देखा जाए तो यह राष्ट्रीय लाइसेंस पर वार्ता है, जिसमें सब्सक्रिप्शन की लागत में 90 से 95% की कमी के लिए वार्ता चाहिए। समझौता संबंधी शर्तें देखी जाती है, नवोन्मेषी प्रक्रियाएं देखने को मिलती है, ओपन एक्सेस को बढ़ावा इसके अंतर्गत दिया जाता है। अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन के बारे में, कि इसकी उत्पत्ति जो है वह इस एएनआरएफ अधिनियम 2023 के तहत स्थापित किया जाता है।
यह विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के तहत संचालित होता है और इसकी स्थापना के साथ ही विज्ञान और इंजीनियरिंग अनुसंधान बोर्ड का एएनआरएफ में विलय कर दिया जाता है। इसे विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अंतर्गत आता है और इसका उद्देश्य भारत के विश्वविद्यालयों, कॉलेजों, शोध संस्थानों और शोध एवं विकास प्रयोगशालाओं में अनुसंधान एवं नवाचार की संस्कृति की शुरुआत करना है, उसे विकसित करना है और बढ़ावा देना होता है। यह एक शीर्ष निकाय के रूप में कार्य करती है जिसमें अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन राष्ट्रीय शिक्षा नीति की सिफारिशों के अनुरूप भारत में वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए एक उच्च स्तरीय रणनीति दिशा प्रदान करती है, जिसमें फाउंडेशन फाउंडेशन उद्योगों बीच शिक्षाविदों सरकारी विभागों अनुसंधान संस्थानों के बीच सहयोग को बढ़ावा देगा। इससे उद्योग और राज्य सरकारों के वैज्ञानिक मंत्रालयों के साथ काम करने में एक मंच तैयार किया जाएगा। प्रमुख से पहल PAIR कार्यक्रम के बारे में कि यह तुरंत नवाचार और अनुसंधान के लिए साझेदारी पहल की शुरुआत राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप की गई है। इसे हब और स्पोक मॉडल के जरिए भारतीय विश्वविद्यालयों में अनुसंधान और नवाचार की प्रगति में बदलाव लाने के लिए डिजाइन किया गया है और इसमें हब का मतलब होता है कि पहले चरण के लिए हब संस्थानों में उच्च NIRF रैंकिंग वाले संस्थान शामिल किए जाएंगे और स्पोक्स के अंतर्गत इन संस्थानों में केंद्रीय राज्य सार्वजनिक विश्वविद्यालय तथा चुनिंदा NITs एंड IITs शामिल होंगे। संगठनात्मक संरचना देखने को मिलती है कि इसका गवर्निंग बोर्ड जो होता है वह प्रधानमंत्री इसके अध्यक्ष के रूप में कार्य करते हैं और इस बोर्ड का एक अध्यक्ष ही कार्यकारी परिषद का गठन करेगा जिसका नेतृत्व प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार करेंगे, साथ ही यह फाउंडेशन के लक्ष्यों को लागू करने का कार्य करेगा। अब आते हैं संक्षिप्त सुर्खियों की ओर। संक्षिप्त सुर्खियों में पहली आती है केंद्रीय मंत्रिमंडल ने PM विद्यालक्ष्मी योजना को मंजूरी दी है। इसके बारे में यह केंद्रीय क्षेत्र की नई योजना है। यह लक्ष्य उच्चतर शिक्षा के मेधावी छात्रों को वित्तीय सहायता प्रदान करता है और राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में सरकारी और निजी उच्चतर शिक्षा संस्थानों में मेधावी छात्रों को वित्तीय सहायता प्रदान करने की सिफारिश की गई है। इस योजना के मुख्य उद्देश्यों में देखा जाए तो यह गुणवत्तापूर्ण उच्चतर शिक्षा संस्थान में प्रवेश लेने वाले किसी भी विद्यार्थी को ट्यूशन फीस की पूरी राशि, पाठ्यक्रम से संबंधित अन्य खर्चों को वहन करने हेतु बैंकों, वित्तीय संस्थानों में जमानत मुक्त, गारंटर मुक्त ऋण प्रदान करना होता है। इसकी पात्रता में कि कोई भी छात्र जो गुणवत्तापूर्ण उच्चतर शिक्षा संस्थान में प्रवेश ले सकता है। इसका कवरेज जो है वह राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क के आधार पर 860 योग्य QHEIs तथा 22 लाख से अधिक छात्रों को कवर करता है और यह 7.5 लाख रुपए तक की ऋण राशि पर भारत सरकार की 75% क्रेडिट गारंटी इसके अंतर्गत प्रदान की जाती है। पूरी तरह से डिजिटल प्रणाली है क्योंकि इसमें छात्रों के लिए एकीकृत पोर्टल PM विद्यालक्ष्मी उपलब्ध होगा और इस स्तर पर विद्यार्थी सभी बैंकों द्वारा उपयोग की जाने वाली सरलीकृत आवेदन प्रक्रिया के माध्यम से शिक्षा ऋण के साथ साथ ब्याज छूट में भी आवेदन कर सकेंगे। यह योजना प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा प्रोत्साहन योजना की पूरक होती है। प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा प्रोत्साहन योजना के बारे में इसका उद्देश्य गरीब परिवारों के मेधावी छात्रों को उच्चतर शिक्षा प्राप्त करने के दौरान अपने दैनिक खर्चों को पूरा करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना है और यह उच्चतर माध्यमिक या 12वीं कक्षा की बोर्ड परीक्षा के परिणामों के आधार पर होता है। प्रतिवर्ष अधिकतम 82,000 नई छात्रवृत्तियां दिए जाने का प्रावधान किया जाता है और जिसमें केंद्रीय क्षेत्रक ब्याज सब्सिडी और शिक्षा ऋण के लिए ऋण गारंटी निधि योजना आती है। लैंगिक अपराधों से बालकों के संरक्षण या पॉस्को अधिनियम 2012 के बारे में कुछ सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कहा गया है कि पॉस्को के तहत आने वाले यौन उत्पीड़न मामले को आपसी समझौते के आधार पर खारिज नहीं किया जा सकता है। रामजी लाल बैरवा और अन्य बनाम राजस्थान राज्य एवं अन्य मामले में सुप्रीम कोर्ट ने लैंगिक अपराधों से बालकों के संरक्षण या पोस्को 2012 के अंतर्गत यौन उत्पीड़न के मामले से संबंधित पक्षों के लिए आपसी समझौते के आधार पर खारिज नहीं किया जा सकता है। तो इसके अंतर्गत क्या है, चलिए तो जान लेते हैं पोस्को अधिनियम के बारे में, जिसका उद्देश्य एक जेंडर न्यूट्रल कानून होता है। यह बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित करता है और अपराध की गंभीरता के साथ अपराधियों को दंडित करता है तथा बाल यौन शोषण को समग्र रूप से निर्धारण करता है। बच्चे की परिभाषा इसमें दी गई है कि 18 वर्ष से कम आयु का कोई भी व्यक्ति दंडनीय है। यौन अपराधों की 3 व्यापक श्रेणियां होती है जैसे कि यौन हमला, यौन उत्पीड़न, पोर्नोग्राफी के लिए बच्चों का उपयोग करना है। और 2019 के संशोधन में बच्चों के साथ यौन अपराध करने पर मृत्युदंड सहित अधिक कठोर सजा का प्रावधान इसके अंतर्गत शामिल है। और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 336 के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट को किसी कोर्ट अधिकरण द्वारा किसी मामले में पारित किए गए या दिए गए किसी निर्णय, आदेश, डिक्री के खिलाफ अपील करने की विशेष अनुमति देने की विशिष्ट शक्ति इसके अंतर्गत प्रदान करता है। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य अवलोकन के अंतर्गत दिया गया है कि अपराधों के आधार पर समझौते की अस्वीकृति देखने को मिलती है कि कोर्ट ने मध्य प्रदेश राज्य बनाम लक्ष्मी नारायण मालवीय के संदर्भ में कहा है कि समाज के खिलाफ अपराध के संबंध में समझौता नहीं किया जा सकता है। दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले का समर्थन किया गया है जिसमें कहा गया है कि पोस्को अपराध के मामले में अपराध में निपटारा नहीं किया जा सकता। अपराध की गैर निजी प्रकृति देखने को मिलती है कि कोर्ट के द्वारा कहा जाता है कि ऐसे अपराधों को निजी मामलों के रूप में नहीं माना जाएगा। तो इस तरीके से सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ये अवलोकन दिए गए।
नेक्स्ट आते हैं कि भारत में पोलियो उन्मूलन के 10 वर्ष पूरे हुए हैं इसके बारे में कि मार्च 2014 में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भारत को निम्नलिखित मानदंडों को पूरा करने के लिए पोलियो मुक्त घोषित कर दिया था। 3 वर्ष तक वाइल्ड पोलियो वायरस के संक्रमण का कोई भी मामला न होना, मजबूत निगरानी प्रणाली होना, पोलियो वायरस के शेष स्टॉक को नष्ट करना, यह दशकों के समर्पित प्रयासों का परिणाम है और यह भारत की वैश्विक पोलियो उन्मूलन पहल में भागीदारी और सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम के तहत राष्ट्रीय टीकाकरण प्रयासों में संभव हुआ है। पोलियो माइलाइटिस या पोलियो के बारे में जानते हैं कि यह एक वायरल रोग है और यह अत्यधिक संक्रामक वायरल रोग है जो मुख्यतः 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों को प्रभावित करता है। इसका संचरण व्यक्ति से व्यक्ति मुख्य रूप से या फेकल ओरल रूट से फैलता है और कभी-कभी यह किसी सामान्य माध्यम जैसे कि दूषित जल या भोजन द्वारा भी फैलता है और आंत में पहुंचने के बाद इसकी संख्या में वृद्धि होती है और इसके पश्चात यह तंत्र का तंत्र पर आक्रमण कर सकता है जिससे पक्षाघात होता है। दुनिया भर में वाइल्ड पोलियो वायरस स्ट्रेन की मौजूदा स्थिति की एक नजर डाली गई जैसे कि टाइप फर्स्ट के अंतर्गत इसमें 2022 तक के आंकड़ों के अनुसार यह पाकिस्तान और अफगानिस्तान में एंडेमिक बना हुआ है। टाइप 2 में इसका 1999 में उन्मूलन हो गया और टाइप 3 के अंतर्गत इसका 2020 में उन्मूलन हो गया था। टीकाजनक पोलियो तब होता है जब ओरल पोलियो वैक्सीन अटेन्यूटेड स्ट्रेन उत्परिवर्तित हो जाता है। अतः इस उत्परिवर्तन के चलते यह वायरस निम्न टीकाकरण कवरेज वाले आबादी में पक्षाघात करने की क्षमता को पुनः प्राप्त कर सकता है। सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम के बारे में कि यह विश्व के सबसे बड़े लोक स्वास्थ्य कार्यक्रमों में से एक है और इसके तहत टीके से रोके जाने वाले 12 रोगों के लिए निःशुल्क टीके लगाए जाते हैं और 1985 में विस्तारित टीकाकरण कार्यक्रम का नाम बदलकर यूआईपी यानी कि सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम कर दिया गया है। इसकी पहुंच शहरी क्षेत्रों में आगे बढ़ाते हुए ग्रामीण क्षेत्रों तक कर दी गई है। भारत में पोलियो मुक्त स्थिति को बनाए रखने के लिए किए गए निवारण उपाय के बारे में जैसे कि पहला आता है वार्षिक पोलियो अभियान। यह राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस और उपराष्ट्रीय टीकाकरण दिवस प्रतिवर्ष आयोजित किए जाते हैं और इनका उद्देश्य बच्चों में प्रतिरक्षा प्रणाली के स्तर को उच्च बनाए रखना है। निगरानी और सीमाओं का टीकाकरण और इनएक्टिव पोलियो वैक्सीन 2015 में अपनाया गया। मिशन इंद्रधनुष जिसे 2014 में अपनाया गया और इसका उद्देश्य टीकाकरण कवरेज में 90% तक बढ़ाना है और इस टीकाकरण में निम्न दर वाले दुर्गम क्षेत्रों पर विशेष ध्यान दिया जाता है। अब आते हैं बच्चों में न्यूनतम आहार विविधता में कमी देखने को मिली है कि एक अध्ययन के अनुसार 6 से 23 वर्ष की महीने की आयु के 77% बच्चों के लिए न्यूनतम आहार की विविधता की कमी देखी गई है। डब्ल्यूएचओ के अनुसार न्यूनतम आहार विविधता तब मौजूद होती है जब निम्नलिखित 8 खाद्य उद्योगों में से 5 में अधिक शामिल हो जाता है, जैसे कि माता का दूध, अनाज, फलियां, डेयरी उत्पाद, मांस, खाद्य पदार्थ, अंडे, फल और सब्जियां, विटामिन ए से भरपूर फल और सब्जियां होती है। 5 से कम खाद्य समूहों में आहार का सेवन न्यूनतम आहार विविधता विफलता इसमें के अंतर्गत माना जाता है। कुपोषण को रोकने के लिए भारत सरकार द्वारा कुछ पहले स्टार्ट की गई है जैसे पहली आती है पोषण अभियान। गर्भवती महिलाओं, स्तनपान कराने वाली माताओं, छोटे बच्चों को लक्षित करके एक जन आंदोलन के माध्यम से पोषण जागरूकता को बढ़ावा देता है। राष्ट्रीय पोषण माह में यह समुदायों को जोड़ने के लिए मंत्रालय के बीच सहयोग पर केंद्रित है। समेकित बाल विकास सेवा योजना जिसमें योजना 0 से 6 वर्ष तक की आयु के बच्चों, गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं को लाभ पहुंचाती है। अब आते हैं कि भारत में न्यूनतम आहार से संबंधित अध्ययन 2019 से 21 के मुख्य बिंदुओं पर नजर डाली गई है जैसे कि क्षेत्रीय असमानता का होना कि भारत में इसमें मध्य क्षेत्र विशेष रूप से उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश में 80% से अधिक न्यूनतम बच्चे आहार विविधता विफलता से पीड़ित है। एमडीडीएफ पर आयु का प्रभाव 87% कम आयु वर्ग में 6 से 11 महीने बच्चों में उच्च आयु समूह की तुलना में एमडीडीएफ की व्यापकता सबसे अधिक देखने को मिली है। आहार विविधता सुनिश्चित करने की कुछ समस्याएं जैसे कि पोषण संरचना जो फलों, सब्जियों और पशु उत्पादकों को बहुत कम सेवन किया जाता है। शिक्षा की कमी देखने को मिली है जिसके अंतर्गत देखा जाए तो इसमें एमडीडीएफ 81% जबकि शिक्षित माताओं में 75% है। अब आते हैं यूनेस्को ने ग्लोबल एजुकेशन मॉनिटरिंग रिपोर्ट 2024 जारी की है और यह रिपोर्ट जो है संयुक्त राष्ट्र शैक्षणिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन द्वारा आयोजित वैश्विक शिक्षा बैठक में जारी की गई और इस रिपोर्ट की बैठक की मेजबानी ब्राजील द्वारा फोर्टालेजा में की गई थी। रिपोर्ट के बिंदुओं के मुख्य बिंदुओं पर ध्यान दिया जाए तो इसमें परिवर्तन के एजेंट के रूप में एक लीडर होना जो इस शिक्षा के नेतृत्व में सामाजिक प्रभाव की एक प्रक्रिया को माना जाता है और इसका उद्देश्य एक तरीके से सामान्य लक्ष्य की प्राप्ति के लिए संयुक्त प्रयासों को अधिकतम करना होता है और इसके कार्य होते हैं जैसे कि अपने उद्देश्यों को परिभाषित करना या योजना बनाना कि वे परिवर्तन कैसे प्रभावित करें। वित्त पोषण में कमी जैसे कि 10 में से 4 शिक्षा पर जीडीपी में 4% की कम खर्च करते हैं। स्कूल न जाने वाले बच्चों के अंतर्गत इसमें 251 मिलियन से अधिक होते हैं और 2015 के बाद इस संख्या में 1% की कमी आई है। शिक्षा
तक पहुंच देखने को मिली है, जिसमें मध्यम और दक्षिण एशिया के देशों ने शिक्षा तक पहुंच में तीव्र प्रगति हुई है। और इसमें दुनिया में स्कूल ना जाने वाले सबसे अधिक आबादी में अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भारत और पाकिस्तान रहे। स्कूल लीडरशिप विकसित करने के लिए भारत सरकार द्वारा शुरू की गई पहल में आती है पहले नंबर पर राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, जो कि स्कूल के प्रधानत्व को अपने नेतृत्व प्रबंधन क्षमताओं को बढ़ाने, कार्यशालाओं में भाग लेने की आवश्यकता है। स्कूल प्रमुखों और शिक्षकों की समग्र प्रगति के लिए राष्ट्रीय पहल निष्ठा आती है, जिसमें लर्निंग आउटकम, स्कूल आधारित मूल्यांकन, विद्यार्थियों केंद्रित लर्निंग हेतु प्रशिक्षण प्रदान करना है। रिपोर्ट में की गई सिफारिशों में आती है जैसे कि नेतृत्व का विकास होना, कि प्रधानाध्यापकों को अपने स्कूलों को प्रभावी ढंग से प्रबंधित करने की स्वतंत्रता दी जानी चाहिए। सिस्टम लीडर देखने को मिलता है, जिसमें शिक्षा अभ्यर्थी अधिकारियों ने सिस्टम लीडर के रूप में सेवा करने में क्षमता विकसित करनी चाहिए। प्रारंभिक कक्षाओं में जलवायु परिवर्तन से संबंधित विषयों को पढ़ाए जाने की आवश्यकता है, और साथ ही इस विषय को विज्ञान के छात्रों के अलावा अन्य विषय के विद्यार्थियों को भी पढ़ाना चाहिए। तो इस तरीके से देखा जाए तो ये आपका टॉपिक फिनिश होता है। नेक्स्ट क्लास में आपके नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलेंगे। तो आप तब तक इस सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।